नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। आज चुनाव प्रचार प्रसार दोनों ही जगहों थम गया है। दोनों जगहों का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर जो उपचुनाव जहां पर होने हैं वहां का भी चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है, तो वहीं दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव प्रचार हो रहा था वो भी थम गया है। दोनों जगहों के चुनाव प्रचार थम गए हैं और सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस चुनाव को जीतने के लिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और पलटवार भी एक दूसरे पर किया। आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला जारी रहा है। जहां एक तरफ अगर बात कही जाए तो अवधेश प्रसाद कल एक युवती की मौत को लेकर जहां पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जब मिल्कीपुर में जनसभा करते हैं तो वो अवधेश प्रसाद के रोने को नौटंकी कहते हैं और सीधे सीधे कहते हैं कि इस युवती के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, जो हत्या हुआ है, इसमें भी कोई ना कोई सपा का ही दरिंदा शामिल होगा। वहीं आज अखिलेश यादव भी वहां पर दौरा करते हैं, मिल्कीपुर की जनता को संबोधित करते हैं जनसभा के माध्यम से और ये कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी वाले हैं, हमें तो नींद नहीं आएगा। जब एक बड़े नेता यानी कि अवधेश प्रसाद को वो सीधे कहते हैं कि जब उन्हें रोना आ रहा है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना कितना ज्यादा निर्मम हत्या हुआ और कितना बड़ा ये घटना है। इसी के साथ वो आपको दिल्ली की ओर हम ले चलते हैं। दिल्ली में जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कहते हैं कि कमल का बटन बिल्कुल भी भूल से ना दबाएं। अगर आप दबाएंगे तो फिर जीवन आपका यहां पर जीना दिल्ली में मुश्किल हो जाएगा। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि झाड़ू का बटन इतने जोर से आप दबाइएगा कि भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़े। वहीं पर अगर बात कही जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी भी पानी का बोतल लेकर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और कई चुनाव प्रचार में प्रसार भी किए हैं। साथ ही उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उसमें शामिल थी। जहां पर दिल्ली में शीला दीक्षित के कार्यकाल का वो लोग तुलना कर रहे हैं और बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी, साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी कह रही है 2 बोतल पानी मौजूद है, अरविंद केजरीवाल पानी पी ले और डुबकी लगा दे। तो यमुना भी दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा बन गया है और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी भी साफ तौर पर कह रही है कि ये आपदा की सरकार है। तो सभी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार के दौरान जोरों शोरों से प्रचार किए और सभी एक दूसरे को हराने के लिए और अपनी जीत के लिए वो कमर कसकर तैयार हो गए। फिलहाल आज प्रचार प्रसार थम गया है। अब देखना यह होगा कि 8 फरवरी को जनता किसको जिताती है और 5 फरवरी को जो चुनाव होने हैं इसमें कौन कौन जीतता है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप जो शुरू हुआ है उसको जरा आप सुनिए। ये चुनाव जो होने जा रहा है मिल्कीपुर का चुनाव, ये चुनाव नहीं चुनौती है। मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही है, नहीं चुनौती भी है। ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। ये चुनाव मतदाताओं में और प्रशासन के बीच में चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव न केवल अभी के परिणाम का संदेश होगा, बल्कि आने वाले समय में राजनीति की क्या दिशा हो उसका भी परिणाम हो, उसका भी संदेश मिल्कीपुर से जाने वाला है। मैं तो आज अपने कार्यकर्ता नेताओं से और मिल्कीपुर की जनता से आज मिलने आया हूं, लेकिन कई लोग गिनती कर करके बता रहे थे कि मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है। वैसे तो जब से अयोध्या हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग सो नहीं पा रहे हैं। जब एक करवट लेकर के सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश की हार याद आ जाती है।
हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है। हम पारसी समाज के हैं, इसलिए मुझे अपमानित किया जा रहा है। हमने अपमान नहीं किया किसी का, हमने सेवा किया है, ईमानदारी किया है। हिंदुस्तान में मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं, हमारा चरित्र, हमने कभी घूस नहीं लिया है। हमारे बेटे हैं, हम चाहते हैं तो उसको डिप्टी कलेक्टर बना देते, एक बेटा है इंजीनियर बना देते। हमने नहीं किया, ये मेरा अजीत है, ये आपका कार्यकर्ता है, अजीत पीडीए का कार्यकर्ता है। हमने टिकट नहीं दिया है, आपने टिकट दिया है, सबकी राय से दिया है। बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी, बीजेपी आ गई तो गलत फहमी में मत रहना। बीजेपी आ गई, दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। 20-25 हजार नहीं है, किसी के पास नहीं है दिल्ली में एक्स्ट्रा देने को 20-25 हजार। आज आम आदमी पार्टी की सरकार ने इतनी सहूलियत कर रखी है, गलती से भी कमल का बटन मत दबा देना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका पीने का पानी है, ये आपका पीने का पानी है, इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, एक गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। कहते हैं मैं गरीबों की राजनीति करूंगा, मैं कमजोर वर्गों की राजनीति करूंगा। वैगन आर में आए, स्वेटर पहने, खंबे पे चढ़ गए, फिर खंबे से उतरे और सीधा शीश महल के अंदर गए। तो जिस तरह से आपने आरोप और प्रत्यारोप सुना कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक तरफ आरोप लगा रही तो दूसरी तरफ पलटवार भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से हो रहा है, और फिर तीसरे स्थान पर आ जाते हैं जो विजुअल के माध्यम से आपने देखा कि राहुल गांधी किस तरह से पानी को लेकर मुद्दा बना रहे हैं। तो तमाम आरोप और ये प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से शशिकांत तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से शशांक रंजन जी हमारे साथ हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा हमारे साथ हैं, और पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शुरू है। सीधा और सबसे पहला सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे, बीजेपी के जो हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं शशिकांत तिवारी जी। सर, जिस तरह से ये आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि टैक्स उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मध्यम वर्ग को अपने पास वोट बैंक के माध्यम से लेने के लिए किया है, फ्री कम किया है, और साथ ही साथ एक आरोप यह भी लग रहा है, अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं कि कमल का बटन दबाओगे तो फिर आप दिल्ली में रहने लायक नहीं रहोगे। इस पर क्या जवाब होगा आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र सरकार का बजट आया है, भाजपा शासित केंद्र सरकार का, तो ये तो प्रसन्नता की बात है, ये आरोप नहीं है, प्रसन्नता की बात है कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले, हमारे देश में रहने वाले मिडिल क्लास, उसको बहुत भारी फायदा हुआ, और अब अपने सपने पूरा कर सकता है। जो टैक्स बचेगा उससे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपने दूसरे काम करेगा, मकान बनाएगा, गाड़ी खरीदेगा। तो इस प्रकार से तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। इस प्रसन्नता की बात को वो आरोप में परिवर्तित कर रहे हैं। तो चाहे वो इस पे आरोप लगाए, और चाहे पूरा कैंपेन केजरीवाल ने कर दिया कि कमल के बटन को न दबाना, यानी कितना डिफेंसिव हो गए हैं। अब वो झाड़ू के लिए वोट नहीं मांग रहे, आम आदमी पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहे। अब उनके समझ में आ गया है कि कमल का बटन दबने वाला जी, इसलिए वो कमल का बटन मत दबाना, ये कंपेनिंग कर रहा है। ठीक है, अब मैं पूजा मिश्रा जी से जवाब ले लूंगी। पूजा जी, आप इसका जरा जवाब दे दीजिए। जिस तरह से वो अरविंद केजरीवाल को लेकर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी हार कहीं ना कहीं मान चुके हैं, शशिकांत जी के कहने का तात्पर्य सीधे तौर पर यही निकलता है। पूजा जी, आपका जवाब। अनन्या जी, आपको नमस्कार, और पैनल उपस्थित सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। पहली बात तो भाजपा के जो प्रवक्ता बोले कि जो बजट आया हुआ है, मैं उस पर जवाब दे दूं इनको कि बड़ी राहत मिली हुई है। तो आपको भी पता होगा कि इस टैक्स में ही
बाकी तो सारे कर्ज दिए हैं इन्होंने, किसान को भी कर्ज देना है, एमएसएमई में भी कर्ज देना है। जो इन्होंने राहत दी हुई है वो दी हुई है 3.5 करोड़ लोगों को जो सैलरीड हैं, कि 12 लाख तक अगर आप जो है आपकी सैलरी है तो आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ, उतने लोगों को इन्होंने जो है, अब वो ऐसा नहीं है, 3.5 करोड़ जो लोग हैं ना वो सैलरीड हैं, लेकिन वो 12 लाख वाले सैलरीड नहीं है। अब उसमें भी अगर रेशियो निकाल करके आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि देश में जो 140 करोड़ की जनता है उसके कंपैरिजन में निकल करके आएगा लगभग 0.1% या 1% निकल करके आएगा जिनको ये राहत मिली हुई है, उसको हम डिनाई नहीं करते हैं। अगर जो है 1% लोगों को भी राहत दी है सरकार, चलो मेहरबानी है, कम से कम उनको तो राहत दे दी, बाकी किसी को नहीं दी हुई। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की चुनाव की। कह रहे हैं कि इनको पता चल गया हुआ है कि भाजपा जीत रही है, घमंड है आपका। 2019 का भी अपने चुनाव देखा हुआ है, आप जनता के लिए आपने कार्य नहीं किया हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरा भारत देश हो, तो आपको ये पता चल गया हुआ है। अभी आप कह रहे थे तो आप ये बोलने लग गए, क्यों कह रहे हैं कि इस पे वोट मत डालिए, इस पे वोट डालिए, इसलिए उनको पता चल गया होता, काम गिना दिए होते भाई। आपने काम क्या किया हुआ है? लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का इतना खराब हो रखा है, जो जो आपके कार्यभार में आता है वो दिल्ली का बर्बाद हो रखा हुआ है। आप सोचिए, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगातार इतना परेशान किया कि कार्य ना कर सके व्यक्ति, फिर भी दिल्ली में कार्य हुआ है। और दिल्ली की जनता इसीलिए, चाहे 2019 का भी हम चुनाव करके देखेंगे अनन्या जी, कि 2019 में केंद्र में भाजपा आती है, लेकिन अगर स्टेट के इलेक्शन की बात आती है तो वहाँ पे केजरीवाल को आपको समर्थन जो है वहाँ की जनता देती हुई दिखती है। और अभी 2025 का परिणाम आएगा, ये दिख जाएगा। अभी कल हो जानी है, परसों वोटिंग, चुनाव प्रचार वैसे थम गया है, 8 तारीख को परिणाम भी आ जाएगा। ठीक है, अब शशिकांत जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। पूजा जी, जिस तरह से शशिकांत जी कह रही हैं कि आपको घमंड हो गया आपकी पार्टी को कि आप लोग दिल्ली में जीतने वाले, इस पर क्या जवाब होगा? आपको किस तरह से घमंड आपकी पार्टी को हो गया है? ये तो बताएं कि किस बात का घमंड। अगर इस बात के हमको क्रेडिट ये दे रही हैं कि चलो हमने 35 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव नहीं लाया, 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों के ही जीवन में बदलाव, तो ये क्रेडिट दे रही है ना। हम कुछ लोगों के जीवन बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे मैसेज ये जा रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के जीवन में बदलाव और परिवर्तन और विकास लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, शशांक रंजन जी से अब हम जवाब लेंगे। शशांक रंजन जी, कांग्रेस पार्टी अपने आप को दिल्ली में कहां देख रही है? जी नमस्कार जी। कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपने आप पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में, तब दिल्ली का किस प्रकार से विकास हुआ यह जग जाहिर है। और आज दिल्ली की जनता पूर्व के कांग्रेसी दौर को याद कर रही है, और एक तरह से कहा जाए तो यह जो मतदान होने जा रहा है यह तुलनात्मक विश्लेषण पर मतदान होने जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की कैसी सरकार रही और कांग्रेस पार्टी की कैसी सरकार रही, या भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार अगर दिल्ली में कभी रही, पूर्व में तो रही ही है, तो इन सभी का विश्लेषण करके जनता एक बार फिर से कांग्रेस के पक्ष में खड़ी होती हुई दिख रही है। ठीक है, अब हम पंकज जी से जवाब लेंगे। पंकज जी, जिस तरह से आपने तीनों ही प्रवक्ताओं के जवाब सुने, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आपका जो क्षमता है जो सोचने का या जानने का, जितना आप राजनीति जान रहे हैं, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में हो रहे हैं उसमें कौन सी पार्टी जीतेगी? और ये जो आरोप और प्रत्यारोप लग रहा है, इस पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने 10 साल सत्ता संभाली, जिस तरह से उन्होंने जुमलेबाजी की और जिस तरह से दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया अरविंद केजरीवाल ने, और जिस तरह से भारी भ्रष्टाचार करने का काम किया अरविंद केजरीवाल ने, और कांग्रेस के लोग उसमें पुरजोर तरीके से सहयोगी रहते हैं इंडी गठबंधन में, तो आज देखिए कांग्रेस के लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने की बहुत लंबी लिस्ट है जो उन्होंने कार्य नहीं की, और उसी का परिणाम है कि आज वो हारने जा रहे हैं चुनाव। आज उनको अपनी सीट पे इतना समय देना पड़ा। आज हालांकि शाम को 5 बजे मिल्कीपुर के उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है अयोध्या की सीट पे, और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार थम गया, जिसके लिए 5 डाले जाएंगे और 8 तारीख को वहां पर काउंटिंग होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से, चाहे महिला सम्मान की बात हो, जिस तरह से स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुला के पीटा जाता है जो राज्यसभा सांसद है, और चाहे वहां पर दिल्ली की जनता को 1,000 रुपए 2100 रुपए देने का जो वादा करते हैं,
और जिस तरह से उन्होंने पंजाब में कहा था मैं दलित सीएम बनाऊंगा, डिप्टी सीएम, वो नहीं बनाया। उन्होंने वहां पर कहा था 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, वो नहीं दिया। और मुसलमानों को जो पादरी, जो मुसलमान इमाम थे, उनको 17,000 सैलरी देने की बात कही थी, वो नहीं दिया। दिल्ली में हर साल वो वादे करते थे कि मैं दिल्ली की जनता को घर घर पानी पहुंचाऊंगा। आज राहुल गांधी ने भी अपनी जनसभा में वो गंदा पानी दिखाया कि किस तरह से उसमें कीड़े हैं। तो अरविंद केजरीवाल तो खुद ही मान चुके हैं, वो भाजपा को एक तरह से उन्होंने वाकआउट दे दिया। उन्होंने खुद ही कह दिया अपनी जनसभा में कि मैं दिल्ली की यमुना नदी को साफ नहीं कर सका और दिल्ली में गड्ढा मुक्त सड़कों को नहीं बनवा सका, और दूसरी बात जो पानी की समस्या है जिसके चलते सबका जीवन यापन बहुत कष्टप्रद होता है, वो भी मैं नहीं कर सका। ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की। इसके लिए मुझे आपको 5 साल का समय दीजिए। तो दिल्ली, ये सरकार एक जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी उसको आपदा की सरकार कहते हैं, तो बिल्कुल सही कहते हैं। इस सरकार ने कोई वादे पूरे नहीं किए, सबको ठगने का काम किया। आज इन लोगों में घबराहट है, आज वो लोग घबराए हुए हैं। उनको दिखाई दे रहा है कि उनको दिल्ली से उनकी वापसी तय है। इसीलिए वो देखिए इस तरह के रोज आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उलझुल बयान जारी करते हैं। जिस समय दिल्ली में कोरोना काल था, उस समय वो भ्रष्टाचार की वैतरणी के लिए वहां पर शराब नीति बना रहे थे। तो इस तरह से, और अपना शीश महल उन्होंने 100 करोड़ की लागत से बनवाया। तो इस तरह से दिल्ली की जनता को उन्होंने, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उनको मकान देने का काम नहीं किया, वो शीश महल बनाने में व्यस्त थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो घोषणाएं जिन राज्यों में की, वो सब पूर्ण होती हैं। उन्होंने देखिए झुग्गी झोपड़ी वालों को 1645 मकान दिए। तो ये सब इस बात को प्रदर्शित करता है कि देखिए आम आदमी पार्टी सिर्फ जुमलोबाजों की पार्टी है, और उसी का परिणाम है कि इस बार उसकी सत्ता उसके हाथ से जाने वाली है। दिल्ली की जनता, अब हम शशिकांत जी से जवाब लेंगे, जनता उनको ठीक है जवाब देगी। और दूसरी बात जो अभी बात हो रही थी, इस पे एक ले लीजिए बात, जो अभी बात हो रही थी, जो पूजा मिश्रा कह रही थी 3.5 करोड़, देखिए 43 करोड़ 20 लाख लोग मध्यम वर्गीय उसमें आते हैं। और जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो सबके लिए, खाली सैलरीड क्लास के लिए नहीं है, वो सारे लोगों के लिए इनकम टैक्स का स्लैब है। 12 लाख तक की जिसकी भी इनकम होगी उसको क्या नाम है, इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, उसको कोई 1 पैसा टैक्स नहीं देना है। हाँ, सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसको वैधानिक छूट बोलते हैं, 75,000 रुपए वो मिलती है, वो उनको अलग से मिलती है। तो इसका मतलब 12,75,000। ठीक है पूजा जी, इसका जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। ये मान के चलिए कि मोदी ने जो मध्यम वर्ग के लोगों की डिमांड थी, चाहे वो सैलरी क्लास, ठीक है पंकज जी, पूजा जी आपको जवाब दे रही है। इसका 12 लाख तक की लिमिट का लाभ मिलेगा, उनको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है पूजा जी, इसका जल्दी जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं सीधे शशिकांत जी के पास बिल्कुल बिल्कुल अनन्या जी, भारत की जनता जो 140 करोड़ की है, उसमें से कितने लोग आईटीआर फाइल करते हैं? उसमें से 8 करोड़ लोग आईटीआर फाइल करते हैं, आपको पता होगा। और 8 करोड़ लोग भी जो आईटीआर फाइल करते हैं पहले से ही जो है ये इनकम टैक्स के स्लैब से बाहर आते थे। आप उन पे बात कर रहे हैं कि उनको दे दिया। आप बात कर लियो, किसान सम्मान निधि में 1 रुपए का भी जो है वृद्धि नहीं हुआ। अरे हटाइए, आप उसमें मैंने नहीं बोला था। अब जब बात होने लगती है आपको पीड़ा होने लगती है। माना कि बीजेपी आपको जो है कुछ देती होगी, लेकिन इसका असर ये निकल के नहीं आता है कि कोई भी बोलने लग जाएगा, उसके बीच में बोलने करके का संयम रखा करके। एक करके आप बोल रहे थे, मैंने आपको डिसकस किया। आप लगातार सरासर झूठ बोलते रहेंगे कि अरे जो है आप पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है। आपको ये नहीं ख्याल में आया कि राजस्थान में 400 रुपए का सिलेंडर देने को कह गई थी भाजपा? कहा थी भाजपा ने कहा था कि डीजल पेट्रोल के दाम घटा देंगे, कहाँ घटा दिया? किसान सम्मान निधि में कह रहे थे कि वृद्धि करेंगे, 2019 से कहते चले आए थे, दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, 1 रुपए की वृद्धि नहीं हुई। क्या वृद्धि की आपने किसान के लिए? क्या किया कि अब 3 लाख जो आपको जो है दिया जाता था ग्रिड, जिसका लिमिट था, अब उसको बढ़ा करके हम कर देंगे लगभग 5 लाख कर देंगे। हम आपको ऋण देंगे, आपके लिए और कोई काम नहीं करेंगे। जो आम जनता है उसको रिलैक्सेशन तब मिलती है कि जब सिलेंडर का दाम घट जाए, जब पेट्रोल डीजल का दाम घट जाए, जब उनका किचन सस्ता हो जाए, जब उनकी इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो जाए। यहाँ आप जो है उत्तर प्रदेश में विद्युत बेचने पे चले हुए हैं और आप बात कर रहे हैं कि नहीं सस्ती हो रखी हुई है। आप कंपेयर करने चले जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को। ये भूल ही जा रहे हैं कि भाजपा ने क्या क्या बोला था। वो तो भाजपा झूठ की जननी हो रखी हुई है कि वो कम से कम कहते रहे कि मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया। यहाँ तो कहा भी नहीं जा रहा है। मथुरा में कौन सा यमुना साफ है? नमामि गंगे का इतना बड़ा फंड जो है कहाँ चला गया? वहाँ गंगा साफ नहीं है। जो टारगेट बना करके रखा गया हुआ था कि चलिए इस बार जनता भी उनको सफाई का मूड बना चुकी है। दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सफाई तय है, साफ हो पाई हुई है। आप देख लीजिएगा। ठीक है वो परिणाम आने के बाद फिर पूरी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है पूजा जी, शशिकांत जी से मैं जवाब लूंगी। शशिकांत जी, जिस तरह से बीते 2 से 3 दिन पहले एक युवती की हत्या अयोध्या नगरी में होती है और वहां पर अवधेश प्रसाद जी रोते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हालांकि आज भी वो जब जनता को संबोधित कर रहे थे तब भी उनके आंख से आंसू निकले। ये कितना लाजमी है? उत्तर प्रदेश के मुखिया आप लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उसमें भी
कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का ही दरिंदा मिला होगा। इस पर जवाब दीजिए, कितना लाजमी है एक युवती की मौत और आरोप लग रहा है दूसरी पार्टी पर? हाँ देखिए, ये समाजवादी पार्टी ने उनको अयोध्या का राजा घोषित किया था, तो समाजवादी पार्टी में जो राजा घोषित होता है उसके कर्म देख लीजिए। दूसरे कितने डिफेंसिव हो रहे हैं लोग कि भोकार छोड़ के रोना। हमारे पूर्वांचल में भोकार छोड़ के रोना कहा जाता है इसको। भुक्का फाड़ के रोना क्यों रहे भाई? इसका मतलब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब निचले स्तर पे जांच पहुंची है तो इन चल गया है कि हमारे समाजवादी पार्टी का कोई न कोई जो है लिप्त हो पाया जा रहा है, उसका ये रोदन है। ये जो रो रहे हैं इसमें दो बातें स्पष्ट झलक रही जी कि मिल्कीपुर का चुनाव हार रहे, दूसरा ये कहीं कहीं फंस रहे, इसके वजह से वो मीडिया के सामने रो रहे हैं और हे राम करके रो रहे हैं। अब इनको राम याद आया। अभी तक तो राम का किल्ली उड़ाते थे लोग, अयोध्या के राजा बन गए। पूरी दुनिया जानती है कि अयोध्या के राजा रामचंद्र। शुरू से ये कहते थे लोकसभा चुनाव के पहले भी वो कहते थे मैं तो अयोध्या नगरी का हूँ, मेरे ही सारे राम है। वो तो शुरू से ये बात कहते थे। नहीं, वो क्या कहते थे आज समझ में आ गया। अखिलेश यादव जी ने कहा कि अयोध्या के राजा, पूरी दुनिया जानती है कि अयोध्या के देश प्रसाद को राजा बना। शशिकांत जी आपकी आवाज कट रही है, नेटवर्क में नहीं है। ठीक है, मैं पूजा जी से जवाब लूंगी। पूजा जी जरा इसका जवाब दे दीजिए, जिस तरह से शशिकांत जी आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि ढोंग करके आपके जो सांसद हैं वहां से फैजाबाद से वो ढोंग करके रो रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए आप। कितनी बेशर्मी है। अब वो रो रहे हैं, उनको पीड़ा हो रही है, चाहे वो ढोंग करके रो रहे हैं, चाहे आप जैसे भी रो रहे हैं, आपको लग रहा है, तो आपने कार्रवाई नहीं की हुई है। जो बच्ची की बात चल रही है, वो बच्ची जो है 3 दिन से लापता थी और उसके परिवार वाले जाकर के FIR कर रहे थे कि वो ढूंढी है उसको, तो कह रहे थे कि नहीं जो जाइए उधर ढूंढिए मिल जाएगी, और पुलिस वाले ढूंढ के नहीं पाए। जो मृत लाश भी मिली वो भी परिवारजनों को मिली। आप सोचिए कि जो है जो स्कूल के बाथरूम से लेकर के खेत तक खूनों के निशान रहे और जाकर के फिर नहर में या तालाब में बच्चे की जो है डेड बॉडी मिलती है, निर्वस मिलती है, उसके साथ में इतना जघन्य अपराध होता है। और यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, शोक नहीं प्रकट कर पाते, कहते हैं नहीं समाजवादी पार्टी के लोग उसमें मिले होंगे। आप सोचिए कि इनकी कितनी कुंठित जो है मानसिकता हो रखी हुई है कि यहाँ पर भी जो है इनको जाना है और बच्चे की मदद की बात नहीं करनी है, कार्रवाई की बात नहीं करनी कि जो है कैसे घटनाक्रम घट गया हुआ, कौन पुलिस वाले थे, क्यों नहीं सपोर्ट किया, क्यों नहीं वहां पे जो है शुरुआत में कार्रवाई की गई हुई है। उत्तर प्रदेश में जो है ये कल्चर बन गया हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इंतजार करते हैं कि कोई दुर्घटना घटित हो, कोई जघन्य अपराध हो, फिर भाई साहब हीरो बनेंगे और जाकर बोलेंगे ये कार्रवाई होगी। आप इसलिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं ताकि उत्तर प्रदेश की जनता परेशान रहे, उसको प्रताड़ित किया जाए, प्रताड़ित होने के बाद में आप खड़े हो जाए मंचों पे, आप खड़े हो जाए सदन में, आप फिर ये कहने लग जाए कि विपक्ष जिम्मेदार है, अब कार्रवाई होगी। कि आप इसलिए मुख्यमंत्री है, लॉ एंड ऑर्डर इसलिए आपके हाथ में है कि ऐसी घटना घटे ना हो। इसमें घटना इस तरह की जो घट करके सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश जो है महिला अपराधों में आगे हो रखा है, NCRB का शशांक रंजन से जवाब लूंगी। शशांक रंजन जी, जिस तरह से मिल्कीपुर का जो चुनाव होने वाला है उपचुनाव, ठीक है पूजा जी आपके पास में आऊंगी इसके बाद। शशांक जी, जिस तरह से मिल्कीपुर का जो उपचुनाव होने वाला है, चुनाव प्रचार भी आज थम गए हैं और आप लोग पूरा का पूरा सहयोग कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का। ये बताइए कि जिस तरह से जो मिल्कीपुर का जो चुनावी जो समीकरण है उसको आप किस नजर से देख रहे हैं? क्या कमल खिलने वाला है वहां पर एक बार फिर से, या फिर समाजवादी पार्टी की साइकिल आने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नियति से जनता त्रस्त है और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में कहीं से कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जनादेश का माहौल बन रहा है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि पहले की तरह 2 सीटों तक का सफर वापस से तय कर लेगी अगर इसी प्रकार का वातावरण कायम रहा तो। ठीक है, अब मैं जवाब लेना चाहूंगी पंकज जी। पंकज जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आज अखिलेश यादव जब मिल्कीपुर में जनता को संबोधित कर रहे थे, जनसभा को, तो वहां पर उन्होंने ये कहा है कि लखनऊ में तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं,
उनको नींद नहीं आ रही है। एक करवट ले रहे हैं तो उनको अयोध्या की हार याद आ रही है, दूसरा करवट ले रहे हैं तो उन्हें मिल्कीपुर का डर सता रहा है। इस पर क्या जवाब होगा आपका? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए, मिल्कीपुर का चुनाव जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लिए अपने अस्तित्व की रक्षा का चुनाव है, उसको ये दिखाई दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से सुशासन का राज कायम किया और जिस तरह से उन्होंने लगाम कसने का काम किया, इसीलिए उन्होंने मिल्कीपुर चुनाव की खुद कमान संभाल रखी है और वो खुद जनसभाएं भी उन्होंने काफी किया है और जिस तरह से वहां के जनमानस को उन्होंने सारी चीजें परिलक्षित करने का काम किया और जिस तरह से राजू खान और मोहित खान द्वारा एक 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है, उसे गर्भवती कर दिया जाता है। अखिलेश यादव उसका डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं और डीएनए में भी वो लोग परिलक्षित हो जाता है कि उन्हीं लोगों के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। तो वो भी जनमानस ने वहां के देखा है, अयोध्या की जनता ने। हालांकि पिछले 5 चुनाव का अगर विश्लेषण करें तो 3 बार समाजवादी पार्टी, 1 बार बीजेपी और 1 बार बसपा की जीत हुई थी। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ की कड़ी मेहनत और सुशासन का परिणाम ये दिखाई दे रहा है कि इस बार वहां पर विजयश्री भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर दलित आबादी सबसे ज्यादा 3,42,000 वोटर है, उसमें दलित आबादी सबसे ज्यादा है और दलित आबादी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वहां के जो पूर्व सांसद है जिनके कारण ये सीट रिक्त हुई, अवधेश प्रसाद, उन्होंने अपने लड़के को सीट दिलवाने का काम किया, अजीत प्रसाद को। उसके कंपटीशन में भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभान प्रसाद को, कमल के चंद्रभान पासवान को टिकट देने का काम किया। तो वहां पर दलित वर्सेस दलित वाला कार्ड दोनों लोग पार्टियों के द्वारा है। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की कड़ी मेहनत और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जिस तरह से नीति और समाज के प्रति उनका जो नेतृत्व है, उसको देखते हुए जनमानस इस सोच को सोचने पे मजबूर है कि जो है हमने बहुत बड़ा गलती किया था कि उत्तर प्रदेश में वहां पर लोकसभा चुनाव अवधेश प्रसाद को जिताने का काम किया था। और अवधेश प्रसाद अपने घड़ियाली आंसू बहाने के लिए जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रो रहे हैं और जिस तरह से अखिलेश यादव की जनसभा में मंच के ऊपर खड़े होकर उन्होंने रोया, तो वो ये इस बात को दिखाना चाहते हैं कि जनमानस में एक सिंपैथी जाए और जिस तरह से वो ये दिखाना चाहते हैं सिंपैथी जाए जिससे उसके लड़का जीत सके। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, वहां का जनमानस सारी चीजों को समझ चुका है, वो झूठ के नैरेटिव में आने वाला नहीं है। और अखिलेश यादव के बयान की बात करें तो अखिलेश यादव का ये बयान निहायत एक हताशापूर्ण वाला बयान है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उनको नींद नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता रहता है, वो जिस पार्टी में रहता है उसको छोड़ के जल्दी नहीं जाता है, चाहे सरकार रहे चाहे न रहे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं की जीत है कि उसी का परिणाम है कि जिस तरह से वहां लोग लगे हुए हैं और जिस तरह से जनमानस की भी समझ में आ गया है कि वहां समाजवादी पार्टी के लोगों ने किस तरह का कृत्य एक बेटी के साथ किया था, राजू खान मोहित खान ने, वो भी जनमानस ने देखा है। तो वहां उस बात की किसी प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। और दूसरी बात, अभी जो लड़की की बात हो रही थी तो उसका जिस तरह से जवाब ले लेते हैं, फिर बाकी बातों को रखिएगा। उसका शव सामने आया तो उसमें भी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उसकी जांच में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के ही लोगों का नाम सामने आने के बाद उजागर हो सकती है। अभी तक तो समाजवादी पार्टी का नाम नहीं आया है। नहीं, वो संभावना व्यक्त कर रहे हैं ना, कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये कि संभावना तो व्यक्त कर रहे हैं ना। ठीक है, इस तरह से आरोप लगाना कितना लाजमी है, इसका भी आप जवाब दे ही दीजिए। भाई देखिए, आरोप पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, वो बेटी के साथ 12 साल की बेटी के साथ बलात्कार करते हैं राजू खान मोहित खान। उस समय भी चुनाव को लेकर एक जुमला, उस समय नहीं जुमला क्या, उस समय भी देखिए इस तरह की बात हुई थी। 12 साल की लड़कियों को आप गर्भवती कर देते हैं और उसके बाद आप चोरी भी सीना जोरी भी आप उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि जो है मुखिया अखिलेश यादव की जो है उसका डीएनए टेस्ट तब हम मानेंगे। और जब डीएनए टेस्ट में पूर्ति हो जाती है, आ जाती है, तब आप जो है उसके कोई टिप्पणी नहीं करते। इस तरह का नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, वो लड़कों के बलात्कार करने के मामले में हमेशा कहा करते थे लड़के गलतियां हो जाती हैं। ये भी जनमानस ने देखा है। ठीक है पंकज जी, पूजा जी का आवाज नहीं आ रहा। पूजा जी इस बात का जल्दी से जवाब दीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा। इतनी चट्टुकारिता आप लाते कहां से हैं, इनसे पूछिए। ये कह रहे हैं झूठ बोलते, इनको शर्म नहीं आती है। जो शर्म आप लोगों को आनी चाहिए कि आप लोगों ने राजू खान मोहित खान का जब डीएनए टेस्ट हो गया तो आप लोगों की बोलती बंद हो गई थी। शर्म आप लोगों को आनी चाहिए, आप लोगों को समाजवादी पार्टी को आनी चाहिए। आप इस तरह की बात मत करिए, समझ में आया? सच होता है, उसको सुनने का साहस रखिए। कन्नौज में भी नवाब सिंह यादव ने क्या किया था? नवाब सिंह यादव जो आपकी पार्टी का नेता था, उसने क्या किया था वही जनता ने देखा। जब आप बोल रहे थे तब पूजा जी ने बिल्कुल नहीं बोला है, अभी आप चुप हो जाइए। बेशर्मी के साथ में बैठ करके यहाँ पे चट्टुकारिता की परिभाषा लिख रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है?
चाटुकारिता को आप अपनी पार्टी में अपने पद बचाए रखने के लिए आप चाटुकारिता कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, मैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का नेता, मैं किसी दल का नेता नहीं, मैं पत्रकार हूँ। और पत्रकार की बातों को सुनने का साहस रखिए, पत्रकारों की बातों को सुनने का साहस रखिए। पूजा जी, जैसे लोगों ने इंसानियत को शर्मसार कर रखा हुआ है, आप जैसे लोगों ने पत्रकारिता को शर्मसार कर रखा हुआ है। अरे आप क्या बताइएगा पत्रकारों को, आप नसीहत क्या दीजिएगा? आप अपनी नसीहत अपने पास रखिए। आप क्या नसीहत दीजिएगा? पत्रकारों को नसीहत आप दीजिएगा। आप नसीहत ठीक है, पूजा जी से जवाब ले लीजिए। पंकज जी, अगर सही है तो उसको सुनने का माध्यम रखिए। प्लीज पंकज जी शांत हो जाइए। पूजा जी आप बस इस बात का जवाब दीजिए। पूजा जी जो सिर्फ और सिर्फ चट्टुकारिता करना जानते ठीक है, पूजा जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। आपको प्रवक्ता का पद बना रहे आप, इसलिए आपको निष्पक्ष आप लोग नहीं बोल सकते हैं। बीजेपी आपको कुछ दे रही होगी। पूजा जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी बहुत हो गई। पूजा जी, पूजा जी शांत हो जाइए। पूजा जी शांत हो जाइए। पूजा जी मेरी बात सुन लीजिए। पूजा जी मैं कुछ कह रही हूँ, सम्मान रख लीजिए। पंकज जी शांत हो गए हैं। आप इस बात का बस जवाब दे दीजिए कि क्या आपकी पार्टी की तरफ से जो रोना धोना हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मिल्कीपुर का जो सिंहासन है वो पाने के लिए हो रहा है, ये सब जुमले हैं? इसका आप जवाब दे दीजिए। अवधेश प्रसाद का रोना सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है इस चुनाव में जीतने के लिए, बस इस बात का आप जवाब दीजिए व्यक्तिगत टिप्पणी छोड़कर। अनन्या जी जो है अगर किसी को पीड़ा होती है, अगर वो रोता है तो आपको लग रहा है कि वो जो नौटंकी चल रही है, और जो भाजपा के मुख्यमंत्री है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो उनको भी पीड़ा होती कि कैसे घटना घट गया, उत्तर प्रदेश में कैसी चीजें हो रही हैं। अयोध्या में ऐसा तो नहीं कि पहला घटना घटित हुआ है, उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों में नंबर 1 पे चलता चला जा रहा है, और वहां पे भी खड़े होकर के बेशर्मी देखिए मुख्यमंत्री जी कहते हैं इसमें भी विपक्ष मिलेगा। मतलब उनको अभी ये ध्यान आ रहा है कि 5 तारीख को तो वोटिंग होनी है, पहले इस पे राजनीति कर लो, कार्रवाई जो बाद में देखी जाएगी, इंसाफ बाद में देखा जाएगा। ये लोग विद्य को भी शर्मसार कर रहे हैं, उस पे कहते हैं यहाँ महाकुंभ में लोगों की मृत्यु हो गई, उनका तो जो है नामो निशान मिटाने पे तुले हुए हैं कि हम बताएंगे नहीं कि ये व्यक्ति था भी था कि नहीं था। इतनी गंदी जो है राजनीति का स्तर गिरा दिए हुए हैं। मुख्यमंत्री है, शोक प्रकट करते, ये बोल देते कि जो है विपक्ष है वो घड़ियाली आंसू रो रहे हैं, चलता कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम सम्मान रखते उस बच्ची का जिसकी जो मृत्यु हो गई हुई, कह रहे हैं इसमें भी विपक्ष आएगा, उसको राजनीति से थोड़ा तो परे कर देते। जो बोलना था बोलते वहां के सांसद को, कोई आपत्ति नहीं है भाई, राजनीति है, वो भी सांसद है, आप मुख्यमंत्री है, सत्ता पक्ष के है तो आप कुछ ना कुछ बोलेंगे, पर बेटी का सम्मान रख देते। लेकिन नहीं, उसमें भी नहीं रखना है, उसमें प्रशासन को नहीं बोलना है कि भाई आप 2 दिन तक क्या करते रहे, जब परिवार आपके पास में आकर के रो रहा था, जब परिवार ढूंढ रहा था, उनको शर्म नहीं आई कि बच्ची की लाश जो परिवार ढूंढ करके ले आया, प्रशासन पुलिस प्रशासन नहीं लेकर के आई, और अभी तक जो है उस पर जानकारी नहीं हो पा रही कि घटना कैसे घटित होगी और कौन क्राइम किया हुआ है। कई आरोपी गिरफ्तार भी हो गए, कई आरोपी गिरफ्तार भी हो गए, उस घटना को लेकर आगे की कार्रवाई समाजवादी पार्टी के हैं। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, कार्रवाई आगे हो रही है। बिल्कुल गंदी राजनीति है, गंदी राजनीति है, इतना स्तर गिरा करके राजनीति पहली बार देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शशिकांत जी जवाब दे रहे हैं, शशिकांत जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है शशिकांत जी जवाब दीजिए। पूजा जी तमाम आरोप आप लोगों को लगा दी है, आप लोगों की पार्टी पे लगा रही है। ये लोग इतना ज्यादा डिफेंसिव हो गए हैं कि देखिए एक वरिष्ठ पत्रकार को बार बार बेशर्मी कह रही है। इसके पहले वो उन्होंने भाजपा को बेशर्मी कहा, बेशर्मी शब्द को इन्होंने तकिया कलाम बना लिया। अरे भाई आप शांत रहिए। अब आप तो इन्होंने बेशर्मी शब्द को ही तकिया कलाम बना लिया है अपने डिफेंस। अब वहां पे मोहित खान के वजह से ये लोग चुनाव हार रहे हैं, और समाजवादी पार्टी में परंपरा है, वो सांसद क्यों रो रहे हैं अवधेश प्रसाद। समाजवादी पार्टी में परंपरा है कि बाप को हटा करके बेटा आगे आ जाता है, तब वो घबरा गए हैं कि मेरी सांसदी भी रहेगी नहीं, बेटा हार गया तो मेरा क्या हाल करेगा। उसके बाद से समाजवादी पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को मैसेज हो गया है कि बाप के बेटे को ही वहां टिकट मिलेगा। समाजवादी पार्टी केवल बाप बेटे को टिकट देती है और किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं देती। अब ये इतना डिफेंसिव है कि उसे कुंभ से जोड़ रहे हैं लोग, कुंभ से जोड़, मिल्कीपुर की बेड़ा पार नहीं होने वाला। मिल्कीपुर में ये हार रहे हैं, वो रोना बता रहा है कि वो इसलिए रो रहे हैं कि वो हार चुके हैं। अब वो अंतिम रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं कि मेरे रोने धोने से क्या कोई रास्ता निकल सकता है क्या। अखिलेश यादव जी भाषण देते हैं कि लखनऊ वाले अब इनको समझ में आएगा, तो आप क्या सैफई वाले हैं? आप लखनऊ वाले मानते नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों ने केवल सैफई से सरकारें चलाई हैं।
मिल्कीपुर में ये इस तरह बुरी तरह से ये साफ हो रहे हैं कि इसी बात का इनके अंदाजा इनके सांसद को भी हो गया, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी हो गया, क्योंकि लखनऊ वाले को बता रहे हैं कि लखनऊ वालों को सबक मिल जाएगा, हम सफाई वाले सबक दे देंगे। अब जो है समाजवादी पार्टी ये बेशर्मी कह के ये बताना चाह रहे हैं कि ना हम तो कहीं हैं, कहीं फाइट में हैं, कहीं लड़ाई में हैं, कहीं नहीं है, ये जा रहे हैं। और जिस तरह लोग जो उपचुनाव हुआ है उनकी ये तमाम सीटें ये साफ हो गई हैं, मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी को जनता जिताने जा रही है, ये समाजवादी पार्टी अच्छी तरह जान गई है, इसीलिए रोना धोना भाषण सब उनका। शशिकांत जी, इस बात का जवाब दे दीजिए, किस बात का इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि आप लोग जीतने वाले हैं मिल्कीपुर चुनाव? क्योंकि अयोध्या में भी पूरा उम्मीद था लोकसभा चुनाव को लेकर, जब फैजाबाद सीट से जब हार हुई थी तब भी उम्मीद बहुत सारा था कि राम मंदिर बनवाए हैं, भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा करवाए हैं, स्वर्ग बना दिया अयोध्या नगरी को, उसके बावजूद भी हार का सामना हुआ। फिर मिल्कीपुर को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? वो कौन सा पॉइंट है, ये आप जल्दी से बता दीजिए। दो पॉइंट। एक तो इन लोगों ने लोकसभा चुनाव में जो ये प्रचार किया था कि संविधान को खतरा, आरक्षण को खतरा है, अब इतने महीने बीत जाने के बाद जनता को पता चल गया कहीं कोई खतरा नहीं है, इन लोगों ने झूठ बोला। दूसरी बात, उपचुनाव में क्या दशा जनता ने इनकी कर दी, कांग्रेस तो लड़ने लायक भी नहीं बची है, कांग्रेस की हिम्मत नहीं है कि कहीं से चुनाव लड़ जाए, वो पीछे से पीठ ठोक रही है समाजवादी पार्टी की। तब भी जनता ने उपचुनाव में क्या कर दिया, जिन सीटों से इनको उम्मीद था कि यहाँ जीतेंगे वो सीटें इनकी साफ हो गई। ठीक है, इसका जवाब शशांक जी से ले लूंगी। शशांक जी, जल्दी जवाब दे दीजिए। आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि आप लोग खुद पीठ पीछे खड़े होकर सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को खुद डर और भय सता रहा है, इसलिए आप लोग मिल्कीपुर से खड़े नहीं हुए, सपोर्ट समाजवादी पार्टी का कर रहे हैं। और दिल्ली की बात कही जाए तो केंद्र में भी आपका अस्तित्व नहीं है, शीला दीक्षित तक ही सीमित होकर रह गया है। इन दोनों ही बातों का जवाब दे दीजिए जल्दी से। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व प्रारंभ से रहा है और जब तक भारत भूमि है, जब तक सृष्टि है, तब तक कांग्रेस का जो है अस्तित्व रहेगा। कांग्रेस पार्टी पर्दे के पीछे की राजनीति नहीं करती है, वफादारी की राजनीति करती है। अगर किसी के साथ गठबंधन में रहती है तो गठबंधन धर्म का पूरी तरह से निर्वहन करती है। और हमारा समाजवादी पार्टी के साथ अगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन है तो हम इस गठबंधन को बरकरार रखने के लिए तमाम मर्यादाओं का ध्यान रखेंगे और आपसी सामंजस्य से जो होगा उस पर आगे बढ़ते हुए अपने विरोधियों को चुनावी समर में धूल चटाने का काम करेंगे। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली सिर्फ शीला दीक्षित जी तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि शीला दीक्षित जी के बाद और भी हमारे पास कई सारे चेहरे हैं जो कि आगे चलकर शीला दीक्षित जी की विचारधारा को दिल्ली में पुनर्स्थापित करते हुए दिल्ली की पुरानी पहचान को लौटा सकती है, दिल्ली के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे सकती है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रांतीय स्तर पर हो या स्थानीय स्तर पर हो, हर स्तर पर कांग्रेस पार्टी का योगदान भारतीय लोकतंत्र में सम्यक रहा है और आगे भी रहेगी। धन्यवाद। ठीक है पंकज जी, जरा इस बात का जवाब दे दीजिए आप हमें कि जिस तरह से जो मिल्कीपुर चुनाव हो रहे हैं और दिल्ली में, मैं इस बात का बार बार जिक्र कर रही हूँ क्योंकि डिबेट भी उन्हीं दोनों मुद्दों पर है, ये बताइए कि दलित समुदाय का सम्मान, पासी समुदाय का सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, ये बात खुद आज अवधेश प्रसाद जी ने कहा है। देखिए, ये फिर पासी समाज का कैंडिडेट कैसे आप लोगों ने उतारा, इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए, दलित समुदाय का सम्मान करने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और इस बात को 2014 से लेके जब से प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कमान संभाली दिखा दिया है। 2019 के कुंभ में प्रधानमंत्री मोदी उन दलित लोगों का, जो लोग वहां पर सफाई कर्मी थे, उनका पैर पखारने का काम किया। आज तक के इतिहास में किसी ने ऐसा कृत्य नहीं किया होगा जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आस्थाओं को दिखाते हुए, उनके प्रति आस्थाओं को दिखाते हुए उनके पैर पखारने का काम किया, पैर धोने का काम किया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोग से क्या ही नतीजा रहा, जो सरकार थी 1990 में, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न मिला, जबकि कांग्रेस के लोग अपने सारे नेताओं को भारत रत्न दिला चुके हैं, उनको बाबा साहब की याद नहीं आती। और बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थलों के निर्माण का काम भी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकाल में हुआ है। तो
तो ये सब इस बात को प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का दलितों के प्रति कितना रुझान है। और जिस तरह से वो तो 2024 के चुनाव में झूठ का नैरेटिव फैलाकर, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने झूठ का नैरेटिव फैला के कि संविधान 400 पार बीजेपी जाएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, ओबीसी का आरक्षण खत्म हो जाएगा, मुसलमान 2 दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। इस तरह का झूठ का नैरेटिव फैला के उन्होंने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन अवधेश प्रसाद को भी आज उनका विलाप, अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से सांसद है उनका विलाप, समाजवादी पार्टी सांसद है उनका विलाप और करुण क्रंदन इस बात को प्रदर्शित करता है, इस बात को दिखाता है कि वो कितना डरे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर करुण क्रंदन विलाप नहीं करेंगे, इस बात को नहीं करेंगे तो जनमानस में सिंपैथी कैसे बटोरेंगे। इसके तहत उन्होंने करुण क्रंदन विलाप किया, लेकिन जनमानस, जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ जानती है। जनता ने देखा है कि किस तरह से वहां कुंभ की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होने पर जवाब दे दीजिए पंकज जी। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ की जो घटना घटित हुई थी उसके बाद से जब वो आंसू बहा रहे थे तो उसका भी जवाब दे दीजिए, अगर अवधेश प्रसाद घड़ियाली आंसू निकाल रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से वहां की व्यवस्था संभालने का काम किया, जिस तरह से वहां व्यवस्था की, उसी का रहा कि आप देखिए वहां जिस तरह इतने आज जो है 30 से 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, तो ये योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को प्रदर्शित करता है। और जिस तरह से रात को 1:30 बजे वहां पर मौनी अमावस्या के स्नान के दिन रात को के पहले जिस तरह से रात को 1:30 बजे वहां एक अफवाह फैलाने के चलते जिस तरह से वहां कुछ लोगों काल कल्पित होते हैं, तो उनको बकायदा 1 से 2 घंटे के भीतर बकायदा अस्पताल में फर्स्ट एड देने का काम और सारा करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। और योगी आदित्यनाथ ने अपने उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने बकायदा अश्रुपूरित नेत्रों से उनको श्रद्धांजलि दी और बकायदा वो उसके बाद वो अस्पताल में जाते हैं, ब्लेम लग रहे हैं, आंकड़े आप लोग छिपा रहे हैं और मिलते हैं। देखिए, एक बात कैसे बनी आज आंकड़ों के बारे में आपको बता दें, जिस तरह से समाजवादी पार्टी वहां बजट के ऊपर, केंद्रीय बजट के ऊपर बोलने के बजाय वहां पर अयोध्या को लेकर हो हल्ला करती है, तो अगर ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी अगर आंकड़े छुपा रही होती तो जिनके परिवार के लोग भूले बिछड़े होते या खो गए होते या गायब हो गए होते, तो उनके लोग समाजवादी पार्टी हो या प्रशासन हो सबके पास दौड़ते और इस बात की गुहार करते कि मेरे घर के लोग गायब हैं और इतने लोगों की लिस्ट है और इस तरह का, लेकिन इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं है। ठीक है, सरकार ने कोई छुपाने का काम नहीं किया और सरकार ने संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को 25 लाख रुपए देने का भी काम किया। तो ये अगर आप कहिए तो इस तरह की बातें निराधार है। और एक मिनट, और आज का जो अमृत स्नान था, योगी आदित्यनाथ 3:30 बजे रात से ही बैठ के पूरा मॉनिटरिंग करते हैं वार रूम में, उनके साथ डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह प्रसाद जी भी डायरेक्शन देते नजर आते हैं। भगदड़ की बात की जाती है, जबकि 3 जगह पे भगदड़ मची होती है। झोसी घाट पे भगदड़ मचती है, अरब घाट पे भगदड़ मचती है, ये कहते हैं संगम रोड पे भगदड़ मची हुई है। अनन्या जी, 20 पीपा पुल बंद करके रखा गया, 3 जगहों पे आग लगी, सिर्फ एक जगह की आग बताई गई, उसके बाद दूसरी जगह की आग बताई गई और भगदड़ इस तरीके से छुपाया गया कि अभी भी लोग परेशान है, अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे नाले में, झूसी के नालों में लाश मिल रही है और बताया जा रहा है पुलिस को कि लाश है, कोई पी करके सो रहा है, उनको बताया जा रहा है कि नहीं पी करके नहीं सो रहा है, ये आदमी की लाश है, उसको कंफर्म किया जाता है, पता चलता है लाश है। इस तरीके से छुपा रहे। आप सोचिए, एक तरफ भगदड़ मची हुई है, लोगों की मृत्यु हो गई है, दूसरी तरफ जो है पुष्पों की वर्षा की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जो है रो रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं और झूठ बोल उनका ट्वीट उठा करके देखिए कि भगदड़ मची हुई है और कह रहे अफवाह है, उसके बाद में भी कह रहे अफवाह है, बाद में आकर के कहते हैं जहां पे जो है लगभग 100 से 150 लोगों की मृत्यु हो चुकी है एक जगह पे, उतनी ही मृत्यु दूसरी जगह पे हुई है और ये आकर के कहते हैं 30 लोगों की हुई है, आप उनका वजूद नकार रहे हैं। और अभी भी जनता परेशान है, रो रही है, वो अपने लोगों को ढूंढ रही है कि वो कहाँ पे है। हम लोग यहाँ पे रोज मदद कर रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि जनता कितनी परेशान है। और आप जो रो कह रहे, आपने कहा रहे सही कहा कि उनका रोना, हमने तो नहीं कहा कि घड़ियाली आंसू हो गए उनके, मैं इतनी बड़ी घटना कोई नहीं चाहता कि हो, लेकिन सरकार का ये फेलियर रहा है। हमेशा विपक्ष कहता रहा, हम लोग प्रश्न उठाते रहे कि यहाँ पे कमी है, ये चीज बंद करके रखा हुआ है। और अभी भी बसंत पंचमी के दिन में कल इन्होंने पीपा पुल फिर बंद किया हुआ था कल, उसके बाद में जब हंगामा मचा के पीपा पुल फिर बंद है, तब जाकर के पीपा पुल खोलने का काम किया इन्होंने। आपने देखा होगा, उसका अपने चैनल में भी रिपोर्ट किया होगा कि ये आंकड़े बताने नहीं देना चाहते, आप उसको ठुकरा रहे हैं, आप उनको सहायता नहीं देना चाहते हैं, कम से कम उनको अंतिम संस्कार करने का मौका तो दीजिए। वहाँ पे जितने लोग आए थे सब हिंदू थे। इस बात का जवाब शशिकांत जी देंगे, उसके वजह से पंकज जी मैं आपके पास भी लौटूंगी। शशिकांत जी जवाब दीजिए
महाकुंभ को लेकर आंकड़े छिपाए, अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिए। नहीं, देखिए, ये वर्तमान समय में 30-35 साल पहले का जमाना नहीं है कि मुलायम सिंह ने मरवा करके हजारों लोगों को सरजू नदी में फेंकवाया, सैकड़ों ही बताया। जमाना बदल चुका है। हर आदमी मोबाइल है, आपको आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज यूट्यूबर है और वहाँ पे मीडिया पहुंची। जमीन पे आकर के हकीकत देखिए। अगर आप इसमें क्या बोल रहे भाई? लोग बताइएगा कैसे झूठ बोले करते हैं आप? भाई मैंने देखा है अपनी आंखों से, चुप कराइए इनको। देख रही हूँ। ठीक है पूजा जी शांत हो जाइए। वो जब आप बोल रहे थे तब शशिकांत जी नहीं बोल रहे थे। पूजा जी शांत हो जाइए। शशिकांत जी जब पूजा जी ना इस तरीके से, ठीक है, जब आपकी बारी आएगी तब आप बोल लीजिए। जो घटना घटी तो दुर्घटना घटित हुई है, वो गलत हुआ, उसपे शोक है। ठीक है, वो उसी का जवाब दे रहे हैं, वो उसी का जवाब दे रहे हैं। दिया जाएगा, ये सब तो बोले ना। पूजा जी शांत हो जाइए, वो उसी का जवाब दे रहे हैं। ऐसे फिर जवाब नहीं मिलेगा। आप अपनी बातों को रखती जाएंगी, फिर आपकी बातों का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कोई आपके सामने जो बैठा है पार्टी का प्रवक्ता, वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा। जवाब सुन लीजिए। ठीक है शशिकांत जी, अपनी बातों को रखिए। झुकना बंद करें, यहाँ बताने की क्या कर रहे हैं। ठीक है पूजा जी। योगी जी के जो आंसू हैं वो श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि देने वाले आंसू। उनको दुख है कि हमारे इतनी अच्छी व्यवस्था के बावजूद हमारे श्रद्धालुओं के साथ ये दुर्घटना घट गई। वही मिल्कीपुर में जो कुछ हो रहा है वो नौटंकी है। वो चुनाव हारने का दुख है। वो जो चुनाव हार जीत के रोने में और हमारे श्रद्धालुओं पूरा देश देख रहा है। वह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं योगी जी महाकुंभ में, वहां श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। जो आदमी अपने पिता के देहांत में न जा करके कोरोना में उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहा था, वही आदमी महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सेवा कर रहा है। और मिल्कीपुर से ये जोड़ रही है। मिल्कीपुर में ये घड़ियाली आंसू है, ये नौटंकी है और चुनाव हारने का संकेत है। ठीक है शशिकांत जी, ठीक है। मैं तो चुनाव हार गया, अरे बाप रे, हे राम, अब राम याद आ रहे हैं। चलो राम मंदिर में गए नहीं, राम याद आ गया। ठीक है पूजा जी, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं शशिकांत जी के पास लौटूंगी। पूजा जी जल्दी जवाब दे दीजिए। हे राम हे सीता मैया नौटंकी है दिखावा है, जल्दी से जवाब दीजिए। जो सरकार की जिम्मेदारी होती है वो सरकार जिम्मेदारी निर्वहन कर ले और ज्यादा बेहतर होगा। गिद्ध बनने की बजाय में हर जगह पे जो है इन्होंने एक एजेंडा निकाल रखा हुआ है कि कुछ भी घटनाक्रम घटित हो जाए, किसी बलि का बकरा पकड़ लो, उसको बलि का बकरा बना दो और विपक्ष के पीछे जाकर के छुप जाओ। जनता ये चीजों को देख रही है, जनता जवाब देगी। जनता को अगर जवाब देने का अवसर दिया जाएगा, जाति नहीं की जाएगी, तो जनता बिल्कुल जवाब देगी। मुझे लगता है कि सरकार को मौका देना भी चाहिए। इस तरीके से बाय इलेक्शन में शशांक जी सब चाहेंगे। शशांक जी ठीक है पूजा जी, आपने बता दिया आपकी पार्टी को सपोर्ट जनता कर रही है। शशांक जी मैं आपसे जवाब ये लेना चाहूंगी कि बताइए कि दिल्ली की 70 विधानसभा जो सीट है उस पर आपकी पार्टी कितनी सीटों पर अपने आप को देखती है, इसका जवाब जल्दी से दे दीजिए। लगभग 50-60 सीटों पर देख रही है, 50+ सीटों पर। कांग्रेस पार्टी के पूर्व के गतिविधियां और किए गए विकास कार्यों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी 50 से अधिक सीटों के साथ दिल्ली में वापसी कर रही है। ठीक है पंकज जी, मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी। आप कुछ कहना चाहते थे पूजा जी के बातों पर, उसका जवाब जल्दी से दे दीजिए। और ये चुनावी माहौल को देखते हुए महाकुंभ आ रहा है, फिर एक पीड़ित युवती का मुद्दा उठ रहा है, यमुना का मुद्दा दिल्ली से उठ जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के टाइम ही क्यों याद आता है सभी पार्टियों को? हालांकि मैं ये आपसे जवाब लूंगी क्योंकि आप एक पत्रकार हैं और पत्रकार होने के नाते आप इस बात का जवाब निष्पक्ष तरीके से देंगे, मैं इस बात को उम्मीद कर रही हूँ। देखिए महाकुंभ में जो हादसा था वो बहुत हृदय विदारक था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से वहां पर गीता प्रेस के टेंट में आग लगती है और 22 मिनट के अंदर में उसको फायर ब्रिगेड के द्वारा उसको कवर कर लिया जाता है और आग बुझाने का काम किया जाता है। उसके बाद भी एक बार और जो लगती है आग, उसमें किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं होती है। लेकिन बाकायदा डेढ़ बजे रात को जिस तरह से ये हादसा होता है, अगर आप देखिए तो वहाँ के कमिश्नर बाकायदा अनाउंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जनमानस से अपील कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग सुनियोजित तरीके से आके इसमें अफवाह फैलाने का काम करते हैं।
जो अभी रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है, उसको 1 हफ्ते के अंदर इस पर डिसीजन देना है, वो भी आ जाएगी। तो उसमें सारा चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जिस तरह के इंतजाम वहां पर योगी आदित्यनाथ ने किया है तो वो सराहनीय है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इतने बड़े महाकुंभ को कवर करना और जनमानस को किसी तरह की कोई उपेक्षा ना हो, 13,000 ट्रेनें चल रही हैं, बसों के इंतजाम है, सब कुछ है। और रहा सवाल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कांग्रेस की तो हालत ये बहुत ही खराब है और कांग्रेस वहां पर अधिकांशतः सीटों पे जमानत जब्त हो जाएगी कांग्रेस की, ये मान के चलिए। पिछले बार भी कांग्रेस 0 थी, तो इस बार भी 0 से 1 होती है, नहीं होती है तो बड़ा मुश्किल है। और कांग्रेस का मुख्य फोकस जो वहां की 8 विधानसभा सीटें हैं जो मुस्लिम आबादी वाली है, उसी पे ज्यादा है, उसी पे ज्यादा फोकस है। और कांग्रेस के चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, वो एट द लास्ट मोमेंट प्रचार में उतरे हैं। अकेले सिर्फ संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां प्रवेश वर्मा भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी से तो वही दिखाई देते हैं और कोई नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रवेश वर्मा ने, जो साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं, जिस तरह से उन्होंने कड़ी मेहनत करके अरविंद केजरीवाल को क्षेत्र में, दिल्ली के जो विधानसभा सीट है जहां से वो लड़ रहे हैं, वहां जिस तरह से उन्होंने कड़ी मेहनत करके उनको फंसाने का काम किया है, कि उसका नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल पूरे प्रचार प्रसार में नहीं हो पा रहे हैं। और निश्चित रूप से मान के चलिए उनकी वहां हार तय है। और ये मान के चलिए कि जैसा कि हम लोगों को आंकड़े और रुझान मीडिया में आ रहे हैं, उससे दिखाई दे रहा है कि वहां भारतीय जनता पार्टी 26 साल के सूखे को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दूर करने वाली है, बताइए। सूखा वहां खत्म होने जा रहा है, ये निश्चित रूप से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव मैदान में है, वही उनके वादे जो होते हैं वो डिलीवर करने का काम करते हैं। 2006 से देखिए शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर महिला सम्मान योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश में, और आज तक चल रही है और सबको मिल रहा है पैसा। उसी तरह आप देखिए तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी देखिए बहना योजना चली, उसमें सबको बकायदा सम्मान राशि मिली। तो जनमानस ये देखता है कि जो वादे बीजेपी करती है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो मुद्रा लोन हो, वो सारे चीजें क्रियान्वित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। अभी 8 फरवरी को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है, 8 फरवरी को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा मिल्कीपुर और दिल्ली का जो चुनावी परिणाम सामने आएगा। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से सभी मेहमानों ने जवाब दिया, और जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने वाला है और मिल्कीपुर का जो उपचुनाव होने वाला है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का ये सिलसिला जारी है। अभी भी आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। मिल्कीपुर में मुद्दा उठाया जा रहा है युवती को लेकर, कि युवती के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई, उसमें पार्टियों का नाम आ रहा है। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर ब्लेम लगा रही है, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर ब्लेम लगा रही है। अब देखना ये होगा कि ये जो ब्लेम का सिलसिला है और अवधेश प्रसाद का जो रोना है, उसको नौटंकी का भी करार दिया जा रहा है। इसका परिणाम 8 फरवरी को क्या निकल कर आता है। तो एक तरफ अब दिल्ली की तरफ जाएंगे, जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सेम तारीख परिणाम के भी और मतदान के भी सेम तारीख है। अब ये भी देखना होगा कि दिल्ली की तरफ से जिस तरह से यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो मध्यम वर्ग को जो साधने के लिए टैक्स पर जो छूट दिया गया 12 लाख, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया मध्यम वर्ग के लिए, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी अपने बजट में इस बात को पेश की है। तो तमाम आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। 8 तारीख को मिल्कीपुर और दिल्ली का परिणाम सामने आ जाएगा। अब देखना यह होगा कि जनता किसकी तरफ रुख की है और किसके झोले में अपना वोट डाली है। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा प्राइम टीवी के साथ।